जय हिंद क्लास। आप सबका फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उसी में हमारा जो टॉपिक बचा था सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ, तो आज वो हम कंप्लीट कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम फाइनली इसको फिनिश कर लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पेपर पूछे जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन बना के, तो वही देखेंगे आज। तो हमारा पहला है सिंधु घाटी का नगर नियोजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका जो नगर नियोजन था, वहां की किस प्रकार की नाली व्यवस्था थी, किस प्रकार की ईंटें थे, किस प्रकार से लोग रहते थे, क्या क्या था, वगैरह वगैरह जो चीजें हैं वो अब इसमें देखते हैं। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन या हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो नगर नियोजन की विशेषता क्या थी? नगर नियोजन होता है, नगर बनाया जाता है, उसकी कुछ विशेषता होती है। जैसे आज का शहर, आज के में जो नोएडा शहर है या ग्रेटर नोएडा दिल्ली, एक व्यवस्थित तरीके से बसाए गए हैं। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषता रही होगी, वो विशेषता देखते हैं क्या है। तो इसका नगर नियोजन, जो नगर नियोजन बनाया गया था, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया था। और जल निकासी प्रणाली, जो जल निकासी प्रणाली बनाई गई थी, वो भी इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। जल निकासी प्रणाली मतलब कि जो नालियां बनाई गई थी, इसकी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। ऐसी नाली किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिली थी अभी तक। तो चलिए, इसकी जो सड़कें थी वो कैसी थी? जाल योजना, जिस प्रकार से हम घर में जाल बनाते हैं, लेंटर टाइप का बनाते हैं, लेंटर टाइप जब डालते हैं उसमें जाल बनाते हैं, उसी प्रकार, या जाल जो छतों में डाला जाता है, जाल प्रकार की थी। इस प्रकार से, इस प्रकार से इसकी जो सड़कें थी वो जाल योजना के तहत थी, या चेस बोर्ड पर आधारित थी। जो चेस बोर्ड होता है उस पर आधारित थी। तो सड़कें किस प्रकार थी? जाल योजना के तहत थी या चेस बोर्ड पर आधारित थी। और मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। तो उल्टा बना लेते हैं इसको ऐसे, ये मेन सड़क हो गई, और यहां से निकलने वाली छोटी छोटी सड़कें ये जाल प्रकार की, इसी प्रकार से जाल की होती थी। तो मुख्य सड़क किससे कहां तक जाती थी? उत्तर से, यहां से जाते थे हम लोग मुख्य सड़क, और दक्षिण की ओर निकल जाती थी। जो मेनली यहां से हड़प्पा सभ्यता सड़कें मिली हैं, वो मुख्य सड़क मतलब उत्तर से घुसते थे और दक्षिण से निकल जाती थी। और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो ये कितने डिग्री एंगल पे काटती? 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल पे सड़कें एक दूसरे को काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। ये भी देखिए आप, 90 डिग्री पे काट रही, इसी प्रकार से सड़कें मिली यहाँ पे। तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। और सड़कें मेनली कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। जो सड़कें मिली यहां से कच्ची मिट्टी की बनी रहती थी। और प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। तो ये जो हमारी मेन रोड थी, इसको प्रथम रोड कहा जाता है, प्रथम सड़क कहा जाता था। लेकिन ये मान लीजिए हाईवे है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का मेन रोड है, उसको हाईवे मान लीजिए, और मेन रोड को, हाईवे को, उसको कुछ नाम रख देते हैं। तो इन्होंने उसका नाम रख दिया प्रथम सड़क कहा जाता था। और नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। और जो नगर बने होते थे उनका प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। इस प्रकार से नगरों में प्रवेश होता था। और मेन रोड उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। और पूर्वी सड़क जहां प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे। जैसे पूर्वी सड़क यहां से आई, यहां मिलती है मेन चौराहे पे, जो इसका चौराहा का नाम क्या रख दिया है? मेन सीधे याद करिएगा, जो मेन सड़क और पूर्वी सड़क जब एक दूसरे को एक चौराहे पे काटती थी, 90 एंगल पे काटती थी, 90 डिग्री एंगल पे, उसका नाम इन्होंने ऑक्सफोर्ड सर्कस रख दिया है। जैसे किसी चौराहे के नाम लोग रख देते हैं, तो उसी प्रकार से ये चौराहे का नाम क्या रख दिया? ऑक्सफोर्ड सर्कस रख दिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मेन सड़क और पूर्वी सड़क मिलने वाले चौराहे को क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। और मेन सड़क को क्या कहते हैं? प्रथम सड़क कहते हैं। और नगरों में प्रवेश किधर से होता था? पूर्वी सड़क से होता था। और मेन सड़क किधर से किधर की होती थी? उत्तर से दक्षिण की ओर होती थी। तो ये मेन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी ये सड़कों के बारे में था। इसके बाद नगर नियोजन। नगर देखते कैसे? नगर दो भागों में बटे होते थे। जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर मिले हैं वो दो भागों में बटे होते थे, इस प्रकार से ये। और नगरों में एक विशेषता थी कि वो पूरा नगर अलग अलग प्राचीर घिरा था। नगर दो अलग होते थे और जो आम सामान के घर होते थे वो अलग होते थे। तो नगर दो भागों में बटे रहते थे, इसीलिए दो भागों में बटे रहते थे। नगर दो भागों में बटे रहते थे, ये दो भाग है।
पश्चिमी टीला, इसमें किला होता था। तो पश्चिमी टीला किधर होगा, इधर, इसमें यहाँ किला होता था। राजा का अच्छा सा एक किला मान लीजिए, जो वहां के अमीर वर्ग होते थे, शासक वर्ग होते थे, तो उनका किला इधर होता था। और पूर्वी टीला, जो पूर्वी टीला होता था, उसे निचला नगर या आम जनता के लिए बनाया जाता था। तो यहाँ आम जनता के घर होते थे और निचले नगर के पास से ही नदी बहती थी और ये थोड़ा ऊंचाई पे हिस्सा रहता था। जो नदी होती थी वो निचले नगर के पास से ही बहती थी। तो आप देख सकते हैं पूर्वी जो पश्चिमी नगर है वो थोड़ा उठा हुआ है और उठे हुए जगह पे कौन रहता है, राजा महाराजा या अमीर वर्ग के लोग ऊपरी जगह रहते थे। और जो निचली जगह होती है, जो गंगा किनारे आप या किसी नदी किनारे गए होंगे, तो उसमें ढाल होता है ऊपर से एकदम ऐसे इसी प्रकार नीचे की ढाल। और जो निचाई पे घर होते हैं वो गरीब लोग जो होते हैं उनके होते हैं। तो निचाई पे घर किनके होते थे, आम जनता के, गरीब लोगों के निचाई पे घर होते थे उस समय। तो नगर दो भागों में बंटा था, एक पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला में आम लोगों के घर और पश्चिमी टीला में राजाओं लोगों के घर, और दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे होते थे। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों अलग अलग प्राचीर या दोनों अलग अलग उससे बाउंड्री से घिरे रहते थे। और इसके बाद जो ईंट, भवन एवं नालियां पक्की ईंटों की बनी रहती थी। जो यहां से भवन और नालियां बनी मिली हैं वो पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। नालियां भी इसकी बड़ी विशेष प्रकार की थी। विशेषता जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी उसमें नालियां बताई गई हैं। जल निकासी प्रणाली, जो नालियां हैं अभी आगे मिलेगा, इसको पॉइंट लिखवाएंगे। नालियां किस प्रकार की होती थी, एक व्यवस्थित सीधी लाइन में होती थी, नीचे बड़े पत्थर होते थे और अगल बगल छोटे छोटे पत्थर लगे रहते थे। और इनका एक तरफ से ढाल होता था, जिधर ये ढाल जाता तो वो बड़े एक गड्ढे में जाके मिलती थी, उसको मैनहोल कहा जाता था। और ये नालियां बड़े पत्थरों से भी ढकी रहती थी। तो ये नालियों के बारे में थी। तो भवन एवं नालियां पक्की ईंटों से बनी थी। और जो ईंट मिली उसका अनुपात पूछ लेता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का अनुपात कितना, 4:2:1। तो 4 लंबाई, 2 चौड़ाई, 1 ऊंचाई। तो ईंटों का अनुपात कितना है, 4:2:4:2:1। ये ईंटों का अनुपात है। और हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, मतलब कि यहाँ जो महिलाएं होती थी उनकी सत्ता रहती थी, मात्र सत्तात्मक। प्रेजेंट टाइम जो मतलब कि बाद के समय में मुगल काल या इधर आते हैं तो यहाँ पितृ सत्तात्मक सत्ता आ जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी थी, मात्र सत्तात्मक थी, तथा यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। ये कैसे पता चला कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई, यहाँ अलग अलग जगह खोजे गए, तो यहाँ से कोई भी हथियार का इस्तेमाल कर नहीं मिला है। लेकिन जो हथियार इस्तेमाल होते हैं तो वो किसी प्रकार का हथियार यहाँ से नहीं मिला, इसलिए इन लोगों को शांति प्रिय कहा गया और मात्र सत्तात्मक कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। तो शासन पर किसका प्रभाव था, पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। तो हड़प्पा सभ्यता के शासन पर किसका प्रभाव था, पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। और समाज में पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, श्रमिक इत्यादि थे। तो व्यापार समाज में कौन कौन से थे, पुरोहित थे, व्यापारी थे, अधिकारी थे, श्रमिक इत्यादि थे। और मनोरंजन के लिए पासे खेल, जिसे कहीं कहीं शतरंज भी बताया गया है। तो शतरंज, वैसे शतरंज की खोज भारत में ही बताई जाती है। तो शतरंज, नृत्य, पशुओं की लड़ाई यहाँ के मनोरंजन के खेल थे। तो मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, पशुओं की लड़ाई मानी जाती थी। तो जब हम लोग के समय हम लोग छोटे थे तो मोबाइल तो उतने होते नहीं थे, 1 ही 2 मोबाइल होते थे पूरे क्षेत्र में। तो वहां लोग हमने देखा है सामने पशुओं की लड़ाई नहीं, हमने मुर्गों की लड़ाई देखी है। उसमें 1 रुपया लगाए जाते थे कि ये मुर्गा जीतेगा, वो मुर्गा जीतेगा, सट्टा एक प्रकार से वो मुर्गे के ऊपर देखी हमने। पशुओं की लड़ाई तो नहीं देखी, मुर्गे की लड़ाई देखी है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और जो पॉइंट बाकी है वो देख लेते हैं। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो आगे पॉइंट बचे थे वो भी देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियां मिली हैं वो ईंटों या पत्थरों से ढकी थी। तो नालियां जो मिली वो ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई मिली हैं। कहां की, सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद समाधान, यहां से तीनों प्रकार, जो समाधान के 3 प्रकार बताए गए यहां से अंतिम संस्कार के, वो तीनों प्रकार यहां से मिले हैं। कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो तीनों प्रकार कौन कौन से, पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। तो पूर्व समाधिकरण कौन सा होता था, जिसमें शव को पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था। जो शव होता था वो पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था।
ये आंशिक वो पूर्ण समाधान होता, पूर्ण समाधिकरण होता था। तो समाधान के तीन रूप में पहला कौन सा, पूर्ण समाधिकाल, तो शव को पूर्ण रूप से जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। दूसरा था आंशिक समाधिकरण, इसमें पहले क्या होता था कि शवों को ऐसे छोड़ दिया जाता जिससे पशु पक्षी जो होते थे वो खा लेते थे, फिर जो शेष भाग बचता था शव का उसको जमीन के अंदर दफनाया जाता था। तो कौन सा था, शवों को पशु पक्षियों को खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफनाया जाता था। यह कौन सा होता था, आंशिक समाधिकरण, शव को पशु पक्षियों को खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता। और तीसरा होता था दाह संस्कार, जिसमें आग लगा के सीधे ही कर दिया जाता है, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है जो। तो समाधान के तीनों रूप कहां से मिले, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। कौन कौन से, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। इसके बाद हड़प्पा से में जो सब मिले हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, और इसमें सिर उत्तर की ओर होता तथा पैर दक्षिण की ओर होते थे। और ऐसे ही चैकोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल में भी दफनाए गए हैं जो महाराष्ट्र से मिले हैं। तो हड़प्पा में सब उत्तर पश्चिम दिशा में दफनाए जाते थे, और जिसमें सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होते थे। और सब पात्रों के चित्रण मयूर का चित्र बनाया जाता था। जो सब पात्र होते थे जो जिसमें समाधान होता था वो रखे जाते थे, जो चित्र बनाए जाते थे कलश में चित्र बना लिए जाते थे, और जिसमें रखे जाते थे उनके जो सब उसमें चित्र के रूप में मयूर का चिन्ह बनाया जाता था। तो सब पत्रों के चित्रण मयूर का चिन्ह बनाया जाता था। तो मयूर का चिन्ह किन पात्रों में बनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सब पात्रों में बनाया जाता था। और यहां से मातृ देवी की मूर्ति या मातृ देवी पूजा सबसे ज्यादा होती थी। तो मातृ देवी पूजा सबसे ज्यादा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और मोहनजोदाड़ो से एक मोहर मिली है जहां पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसे पशुपति शिव बताया गया है। और मोहनजोदाड़ो जब हमने चालू किया था तब उसमें आपको यह भी बताया था कि एक जो मंदिर रूप में वो शिवलिंग मिली उसको पशुपति शिव की शिवलिंग मानी गई है। वैसे ही एक यहाँ से प्राप्त मोहर भी है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसे पशुपति शिव बताया गया है। और पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा होती थी। जो पृथ्वी होती थी उसको उर्वरता की देवी मानकर पूजा की जाती थी। और यह कहा जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ किस कालखंड में, किस सभ्यता में होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित, तो कृषि पर आधारित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। और कालीबंगा जुटे हुए खेत के साथ मिले, यह कल हमने पॉइंट लिखवाया था आपको। कालीबंगा जब लिखवाया तो कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। और खेती के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था। तो खेती के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था और कालीबंगा जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए जो पॉइंट बाकी रह गए सिंधु घाटी सभ्यता की वो भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पॉइंट बचे थे वो देख लेते हैं। तो बलूचिस्तान से बांध, और बांध को क्या कहा गया, गवर बंद। जो बलूचिस्तान से बांध मिला है उसका अन्य नाम क्या है, गवर बंद इसका अन्य नाम है। और अफगानिस्तान के सुल्तगोई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो बलूचिस्तान से बांध जो जिसको गवर बंद भी कहा गया, और अफगानिस्तान के सुल्तगोई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता से 9 प्रकार की फसलें मिली हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से 9 प्रकार की फसलें मिली हैं, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों आदि इसी प्रकार के थी। और मुख्य खाद्यान्न गेहूं तथा जौ था। तो सिंधु सभ्यता में जो मुख्य खाद्यान्न कौन सा था, गेहूं तथा जौ था। और सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कपास उगाने का श्रेय सर्वप्रथम किस सभ्यता को जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात का निषादी नगर पशुपालकों का केंद्र था। जो गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का एक निषादी नगर मिला है, यह पशुपालकों का केंद्र था। और हड़प्पा सभ्यता में कुबर वाला बैल विशेष महत्व रखता था। इसके कई जो मोहरें मिली हैं वो इसकी मोहरें मिली, कुबर वाले बैल की जो कई मोहरें भी प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता में कुबर वाला बैल भी विशेष महत्व रखता था। और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। तो कांस्य सभ्यता किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को भी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है।
तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांस्य किस प्रकार बनता है? तामा और टिन का मिक्सचर जो होता है वो कांसा बनाता है। तो तामा कितना 9 और टिन कितना 1, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कांसा। तो रेशियो क्या होता है? तामा प्लस टिन इक्वल टू कांसा, और रेशियो इनका क्या होता है? तामा और टिन का 9:1 में होते हैं ये। और मृत भांड लाल एवं काले रंग के होते हैं। तो मृत भांड यहां से कौन से मिले? ब्लैक एंड रेड वेयर यहां से प्राप्त हुए, लाल एवं काले रंग के मृत भांड प्राप्त हुए हैं। और लोहे से परिचित नहीं थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। और इनका सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। और व्यापार वस्तु विनिमय, व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम के द्वारा होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि हमने किसी को एक कटोरी चीनी दी तो उसने हमारे बदले इसके बदले में एक कटोरी चावल दे दिए। इस प्रकार से जो बार्टर सिस्टम या जो व्यापार होता था वो इसी प्रकार से होता था। हम उसको कुछ चीज देते तो उसी के बदले दूसरी चीज हमको दे देता है। जैसे अगर आज विश्व में बार्टर सिस्टम चल रहा होता तो हम जैसे ईरान से तेल लेते और ईरान को पानी देते या खादान देते। इस प्रकार से जो कह सकते हैं, जो आज का एग्जाम्पल लेके कि बार्टर सिस्टम के में ही आता है। तो व्यापार वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम के द्वारा होता था। और जो माप तोल की इकाई होती थी वो 16 के रेशियो में होती, 16 के अनुपात में होती थी। एक प्रकार से ये कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को 16 का टेबल याद था, उसी में वो माप तोल की इकाई करते थे। तो 16, 32, 48, 64, 80 इसी प्रकार से जो आगे चलते चले जाएंगे 320, 640 इसी प्रकार से 16 के रेशियो में चलते चले जाएंगे। वह इनकी माप तोल की इकाई होती थी 16 के अनुपात में। और लिपि जो इनकी होती थी वो भाव चित्रात्मक थी। तो इनकी लिपि जो थी लिखने वाली लिपि इनकी नहीं मिली है। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब वो चित्र के रूप में अपने भाव प्रकट करते थे। भाव चित्रात्मक, चित्र के रूप में अपने भाव प्रकट करते थे। और सबसे प्रचलित चिन्ह किसका बनाते हैं? तो मछली का। तो सबसे प्रचलित चिन्ह कौन सा था? मछली था। यार सबसे ज्यादा चिन्ह किसके मिले? मछली के मिले हैं। और जो मोहरे होती थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर की बनती थी। तो मोहरे सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे किस पत्थर की बनती हैं? तो सेलखड़ी नामक पत्थर की बनती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे किसकी बनती? सेलखड़ी नामक पत्थर की बनती हैं। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में 2000 मोहरे प्राप्त हुई हैं। तो लगभग 2000 मोहरे पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई, जिसमें से लगभग 500 मोहरे मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। 2000 में से भी 500 मोहरे लगभग मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। और जितनी मोहरे थी वो वर्गाकार या चौकोर होती थी। अधिकतर मोहरे वर्गाकार या चौकोर होती थी। तो चलिए कुछ पॉइंट और बाकी रह गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी देख लेते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बच्चे हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के, चलिए आगे चलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ पॉइंट बचे हैं वो भी देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरे मिली हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो मोहरों पर सबसे ज्यादा चित्र मिले वो किसके मिले हैं? पीपल के मिले हैं, बिना कुबर वाला बैल के मिले, एक संगी पशु जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है उसके मिले हैं। तो मोहरों पर पीपल, बिना कुबर वाला बैल और एक संगी पशु यूनिकॉर्न का चित्र मिला। किस पर मिला? मोहरों पर। और यहां से जो मर मूर्तियां मिली, मिट्टी की मूर्तियां मिली, किसकी बनी रहती? टेरिकोटा मिट्टी की, जो आग में पकाकर बनाई जाती थी। आग पर पकाकर बनाई जाती थी। कौन सी मूर्तियां बनाई जाती थी? और ये किसकी होती? टेराकोटा की मिट्टी की होती थी। और मर मूर्तियों का निर्माण हाथ से चिकोटी पद्धति। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो मर मूर्तियां बनती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सी पद्धति से बनती थी? हाथ से चिकोटी पद्धति, जिसे इंग्लिश में पिंच एंड प्रेशर पद्धति कहा जाता था। तो हाथ से चिकोटी पत्ती, पिंच एंड प्रेशर से बनने वाली सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी चीज है? तो मर मूर्तियां हैं। तो मर मूर्तियां का निर्माण किससे होता था? हाथ से चिकोटी पत्ती, पिंच एंड प्रेशर से होता था। और पशुओं में सर्वाधिक कुबल दाल वृषभ तथा पक्षियों में गौरैया के सर्वाधिक मर मूर्तियां मिली हैं। जो पशुओं में सर्वाधिक किसकी मर मूर्तियां मिली? वो कुबल दाल वृषभ की। और पक्षियों में गौरैया की सर्वाधिक मर मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो चलिए कुछ जो प्रमुख स्थल थे जो किस नदी किनारे स्थित है वो भी देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित था? सिंधु नदी किनारे।
मोहनजोदड़ो के बाद चनहुतलो किस नदी के किनारे था? ये भी सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो चनहुतलो किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रोपर किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा, जो काली चूड़ियां मिली जहां से, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियों वाला। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। और इसका पुराना मतलब कि घग्गर सरस्वती का पुराना नाम क्या है? तो घग्गर नदी है। तो ये भी याद रखिए कि सरस्वती का पुराना नाम घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी कौन सा स्थान मिला? कालीबंगा मिला है। मांडा, मांडा कहां मिला? जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु मिला था। तो मांडा सबसे उत्तरी बिंदु कहां, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। तो मांडा चिनाब नदी सबसे उत्तरी बिंदु हड़प्पा सभ्यता का। फिर उसके बाद बनावली, यहां से रंगोई नदी के किनारे प्राप्त होती है। ये भी सरस्वती की सहायक थी, सरस्वती नदी। तो रंगोई नदी या सरस्वती नदी के किनारे कौन मिला? बनावली मिला है। अगला हमारा सूतका गेंडोर, ये दासक नदी पश्चिमी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु था सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा? सूतका गेंडोर। ये किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे है। और ये पॉइंट पहले भी हम करवा चुके हैं, मांडा, सूतका गेंडोर, आलमगीरपुर, दैमाबाद, ये चारों पॉइंट हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। तो आलमगीरपुर सबसे पूर्वी बिंदु बताया था हमने आपको। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी बिंदु किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। और यूपी में अगर पेपर होगा, यूपी में मेरठ के पास, दिल्ली के लगभग मेरठ पास ही है। तो मेरठ से मिला है। यमुना की सहायक है, तो हिंडन नदी यमुना की सहायक है। आलमगीरपुर मेरठ के पास से यूपी में पूर्वी बिंदु में मिला है। पूर्वी बिंदु जो हड़प्पा सभ्यता का है वो कौन सा है? आलमगीरपुर। इसके बाद हमारा रंगपुर, ये मादल नदी किनारे स्थित है। तो रंगपुर किस नदी किनारे स्थित है? मादल नदी किनारे स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। दैमाबाद किस नदी किनारे स्थित है? प्रवरा नदी किनारे। और ये सबसे दक्षिणी बिंदु था सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद कहां, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो ये प्रवरा नदी किसकी सहायक थी? गोदावरी की सहायक थी। तो प्रवरा नदी किनारे कौन सी? गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी। ये कहां है? दैमाबाद दक्षिणी बिंदु पे है। और इसका एक पॉइंट लिखवाया था कि उत्तर से दक्षिण कब, इस प्रकार से ये 1400 किलोमीटर था उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर की दूरी थी। तो ये भी याद रखिएगा। और ये त्रिभुजाकार आकार बनाते थे इस प्रकार से, त्रिभुजाकार, जिसका एरिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर का था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया बताया गया। तो हमारी यहां से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चालू करेंगे वैदिक संस्कृति या वैदिक काल, जो हमारा जिसमें चालू करेंगे कल से। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर किसी कोई दिक्कत या कुछ पूछना वो बता दे, या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया वो बता दे। तो और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको करवाते रहेंगे, साथ साथ आपको क्लास मिलती जा रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो भी देखते रहिएगा। आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अभी चलने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के आएंगे। इसी प्रकार हर टॉपिक जो करवाते जाएंगे उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगभग करवाते जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए यहीं तक। तो कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद।